दोस्तों इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग तेरा। सब अपना सर घुमा के पीछे देखते हैं तो आनंद मित्तल सामने खड़े होते हैं। वह धनंजय राठौर के सामने आकर बोलते हैं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरी बेटी का हाथ तुम अपने बेटे के लिए मांग सको। और यहाँ पर किसके बच्चे हैं जो मेरी बेटी के सामने खड़े हो सकें। मेरी बेटी ने बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड और बिना किसी की मदद के खुद के दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है और एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी है। यहाँ के और बड़ी फैमिलियों के बच्चे के जैसी मेरी बेटी बिगड़ी हुई नहीं है। मेरी बेटी काफ़ी समझदार और होनहार है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। धनंजय राठौर, अरे मिस्टर मित्तल, मैं आपकी बेटी की बात नहीं कर रहा था। मैं तो बस अमृता को समझा रहा था। आखिर खानदान की राजकुमारी के साथ कोई बदतमीजी कैसे कर सकता है। मैं तो बस इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा था। तन्मय, हाँ मैंने देख लिया आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आनंद मित्तल आगे बढ़कर विधि का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, माफ़ करना बेटी, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम मेरी बेटी हो। विधि बस खामोश होकर उन सब की बातें सुनती है और कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद विधि अपना हाथ आनंद जी के हाथों से खींच लेती और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। आनंद जी अपने खाली हाथों को कुछ देर देखते हैं जिसे विधि ने छोड़ दिया था। फिर अपने मन में बोलते हैं, सारी गलती मेरी है, मुझे पता है, और मेरी बेटी मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी, यह मुझे पता है। लेकिन मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास वापस ले आऊँगा, यह प्रॉमिस है। आनंद मित्तल। तभी उसके पीछे तन्मय और रुद्र भी जाने लगते हैं। पार्किंग एरिया में पहुंचकर विधि एक कार से लगकर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नम्रता मित्तल की बेटी हूँ। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। मैं किसी को अपनी फैमिली नहीं मानूंगी। तभी तन्मय उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विधि, सॉरी यार, प्लीज़ मत रो, मेरी वजह से यह सब हो रहा है। मुझे तुझे यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। विधि जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरे नसीब का दोष है। मैं ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकती हूँ, भगवान ने यही लिखा है मेरी किस्मत में। तभी रुद्र भी वहाँ पर आ जाता है। रुद्र, विधि सॉरी, मैं अगर तुम्हें डांस के लिए नहीं पूछता तो यह सब नहीं होता। विधि एक नज़र रुद्र को देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तन्मय, विधि कहाँ जा रही, रुक तो। विधि, प्लीज़ मुझे अकेला रहना, अभी तू जा यहाँ से। पर तू अपनी कार लेकर नहीं आई है तो जा कहाँ रही, वह भी पैदल। विधि, चाबी दो फिर। तन्मय, क्यों दूँ। तभी रुद्र अपने पॉकेट से की निकाल के विधि की तरफ उछाल देता है। विधि भी चुपचाप से उसे ले लेती है और पार्किंग में से कार निकाल के लेकर चली जाती है। तन्मय कन्फ्यूज ही वहीं पर खड़ा रहता है। वह चली गई है, अब उधर देखना बंद करो। तन्मय को रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आता है और वह रुद्र का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, 5 साल पहले भी तुमने विधि को हर्ट किया और अब भी वहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तन्मय सिंघानिया अब कुछ भी विधि के साथ तुम्हें नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। रुद्र, मतलब तुम सब जानते हो मेरे और विधि के बारे में, तो एक बात और जान लो, विधि का पूरा नाम रुद्र विधि सिंह राठौर हो गया। वो अब मेरी वाइफ है। तन्मय, तो क्या हुआ, जिसकी शादी होती है उसका तलाक भी होता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आज किसके साथ है, पर कल वह मेरे साथ होगी, ये बात याद रखना। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ तुम्हें, वह तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। रुद्र, और अगर उसको मेरे साथ रहते हुए वापस से प्यार हो गया तो। तन्मय, डोंट वरी, मैं हूं ना उसके दिल में नफरत भरने के लिए तुम्हारे प्रति। और स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। विधि कार ले जाकर एक नदी किनारे रुकती है और कुछ बियर की बोतल निकाल कर वहीं बैठ जाती है और पीने लगती है और खुद से ही बड़बड़ करती है, मेरी फैमिली में हम बस 3 लोग हैं, मैं, शिवी और शिवाय, बाकी मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी रुद्र भी अपनी गाड़ी को ट्रैक करता है, उसके पास पहुंच जाता है और वह भी विधि के पास बैठ जाता है। अरे तुम यहाँ भी आ गए, चलो तुम आए हो ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। विधि फिर अपना फ़ोन निकाल कर रुद्र की तरफ कर देती है और बोलती है, देखो इसमें तुम्हारे और मेरे बच्चे, ये देख रहे हो, यह तुम्हारा बेटा है शिवाय, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, यहाँ तक कि इसके एक्सप्रेशन भी तुम्हारी तरह ही हैं। और यह देखो, यह तुम्हारी बेटी है, इसका नाम शिवी है, यह भी तुम्हारी तरह दिखती है, पर हाँ, एक्सप्रेशन तुम्हारी तरह नहीं है, मेरी तरह। पर यह गलत बात हुई ना, दोनों तुम्हारी तरह कैसे दिख सकते हैं जबकि इन दोनों को मैंने पैदा किया। रुद्र की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन फोटोज को देख उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। विधि, अरे द ग्रेट मिस्टर राठौर रो रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। फिर अपने हाथ उठाकर रुद्र का आंसू पोंछती है और बोलती है, तुम्हारी रोने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं दूंगी तुम्हें अपने बच्चों को, यह सिर्फ मेरे बच्चे हैं, समझे।
तुम्हारे नहीं है, लेकिन हाँ, आज मेरे साथ जो हुआ ना, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के साथ ही फ्यूचर में ऐसा हो और उन्हें कोई नाजायज़ औलाद बोले। इसलिए शायद तुम्हें बच्चों को दे देना चाहिए, पर क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। दिमाग बोलता दे दो, पर दिल बोल रहा है नहीं दूँ। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। रुद्र अपनी पूरी हिम्मत जुटा के बोलता है, तुम्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुमने बच्चों को अकेले जन्म दिया, अकेले पाला। उन पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, उसका नहीं। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके बच्चे भी हैं, वह भी इतने प्यारे। विधि, वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मेरे दिल की बात बोले। अब मैं उसे अपने बच्चे कभी नहीं दूंगी। रुद्र सिर्फ हूँ बोलता है, ठीक है, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। विधि, 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊँ। रुद्र, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें एक साथ ही चलना चाहिए। विधि, वो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। विधि थोड़ी दूर चलती है और फिर रुक जाती है। विधि, मुझे गोद में उठाकर लेकर चलो, तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। रुद्र भी बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रुद्र की गोद में जाते ही विधि अपनी आंखों को बंद कर लेती है। रुद्र उसकी तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, सारी विधि, फिर मैं अपने बच्चों से मिलने जरूर जाऊंगा। वह भी तुम्हें बिना पता चले। अगर मेरे बच्चे मेरे पास आना चाहेंगे तो मैं उन्हें तुमसे वापस ले लूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने बच्चों के साथ तुम्हें भी अपने साथ रखने का। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास ही रखूंगा। दोपहर के 11 बजे रुद्र की नींद उसके फ़ोन की रिंगटोन से खुलती है। रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन को पिक करता है तो उधर से मोहित की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रहा था, सर अभी आप कहाँ पर हैं, आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रुद्र, अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। फिर फ़ोन रख देता है और जैसे ही टाइम देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। और जैसे ही उठने को होता है उसको अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है। रुद्र अपनी नज़र नीचे करता तो उसके सामने विधि का मासूम चेहरा आ जाता है, जो एक ऑक्टोपस की तरह उसे चिपक के सोई हुई थी। उसको अपने इतने करीब देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विधि, उठो, बहुत देर हो गई है। पर विधि कोई रिस्पांस नहीं देती है और दूसरी साइड में करके सो जाती है। उसको ऐसा करता देख रुद्र को एक शरारत सूझती है और बाथरूम में जाकर बाथटब को भर देता है। फिर रूम में आकर विधि के कपड़ों को रिमूव कर देता है और उसको अपनी गोद में उठाकर बाथटब में ले जाकर लिटा देता है और वह खुद ही चेयर लगाकर ईमेल चेक करने लगता है, जो मोहित ने अभी अभी सेंड किया था। बाथटब का पानी जब विधि के गले तक पहुंचता है तब विधि की आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को बाथटब में लेटा देख खुद से बोलती है, अरे मैं यहाँ पर कैसे आई और मैं अभी किसके बाथरूम में हूँ। काफ़ी जोर देती है अपने दिमाग पर उसे कुछ याद नहीं आता है। व्हाट द हेल, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। आस्था सही बोलती है, मैं पीने के बाद सब कुछ भूल जाती हूँ। तभी उसको महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है और वह जैसे अपने सामने देखती है तो सामने रुद्र को पाकर एकदम हक्की बक्की रह जाती है। फिर हकलाती हुई बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ गई। रुद्र विधि की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और बड़े प्यार से बोलता है, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ले आया हूँ विधि। पर तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो। रुद्र, मैं तो तुम्हें कंपनी दे रहा था। मैंने सोचा तुम अकेले बोर हो जाओगी तो मैं यहीं पर बैठकर अपना काम भी कर लेता हूँ और तुम्हें कंपनी भी दे देता हूँ। आफ्टर ऑल, मैं अपनी इकलौती वाइफ को अकेला कैसे छोड़ देता। विधि, बेशर्म इंसान, निकलो अभी के अभी यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। रुद्र, अरे यार, भलाई का तो ज़माना नहीं है। मैं कहाँ तुम्हें कल रात को वहाँ से उठाकर घर लेकर आया और तुम्हें नहाने में तुम्हारी हेल्प भी की। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि यहाँ से निकलने के लिए। विधि, तुम अभी के अभी जाते हो कि नहीं। रुद्र, नहीं। विधि, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। रुद्र, मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए बोल रहा हूँ ना, कि पड़ोसी की वाइफ को, और अपनी वाइफ को देखने में कैसी शर्म। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया अच्छी तरीके से। विधि, तुम्हारा मतलब क्या है और तुमने मुझे कब देखा बिना कपड़ों के। 5 साल पहले भी और कल रात को भी और सुबह सुबह भी। विधि, यू। रुद्र, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। विधि, मिस्टर राठौर, मुझे तो समझ में नहीं आता कोई इतनी बेशर्मी भरी बात को इतने स्टेटस फेस के साथ कैसे कर सकता है। रुद्र, यह काबिलियत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही पति के अंदर है, बाकी किसी और के अंदर नहीं मिलेगी तुम्हें देखने को। विधि, मुझे देखना नहीं है, अब यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। रुद्र, मेरा मर्डर करोगी तो तुम विधवा हो सकती हो। विधि, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जाते हो या नहीं। रुद्र, ठीक है, जाता हूँ। अभी मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ हनीमून पर भी जाना है।
और वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विधि शावर लेकर बाथरोब पहन के बाहर आती है। रुद्र भी तब तक दूसरे बाथरूम से शावर लेकर आ गया होता है और वो भी अपनी ऑफिस जाने के लिए 3 पीस सूट पहन के एकदम रेडी होता है। विधि, मेरे पहनने के लिए कपड़े हैं यहाँ पर। बिना कुछ बोले एक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट निकाल कर विधि को दे देता है। विधि बहुत ही ध्यान से उन कपड़ों को देखती है, फिर रुद्र से बोलती है, ये कपड़े तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं, मुझे नहीं पहनना इन कपड़ों को। ऐसा करो, मेरे रात वाले कपड़े मुझे दे दो, मैं उसे ही पहन के यहाँ से चली जाऊँगी। रुद्र, पहली बात, यह कपड़े मेरी गर्लफ्रेंड के नहीं हैं, और दूसरी बात, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। विधि, वो सच में ऐसा है क्या? फिर अमृता कौन है और किस हक से उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, बता सकते हो मुझे? रुद्र, तुम पर हाथ उठाने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, तुम बस देखती जाओ। विधि, मुझे कुछ देखना और सुनना नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, जो मन करे करो। वैसे भी 6 मंथ के बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे कपड़े वापस करो, मुझे पहनने हैं। रुद्र, ये कपड़े भी तुम्हारे हैं, अगर यह कपड़े पसंद नहीं हैं तो वार्डरोब खोल कर देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वह पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कपड़े मंगवा कर रखे हैं। डिवोर्स लेने के लिए हम दोनों को 6 मंथ साथ रहना पड़ेगा ना, अगर साथ नहीं रहता डिवोर्स भी नहीं होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मंगवा कर रख दी है, जब तक यहाँ पर हो। विधि, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और वह कपड़े लेकर वापस चली जाती है, चेंजिंग रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के पास आके अपने बालों को कंघी करने लगती है। रुद्र, तैयार होकर नीचे आओ, डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना, क्योंकि देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। थोड़ी देर में विधि पूरी तरह रेडी होकर नीचे आती है, क्योंकि रुद्र का मूड पहले ही विधि की बातों की वजह से खराब हो गया था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। विधि भी उसे कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है और पीछे मुड़ के रुद्र से बोलती है, मैं आज से यहाँ पर रहूँगी, मेरे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देना। और वहाँ से लड़कर चली जाती है। विधि वहाँ से तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र भी चला जाता है। विधि जैसे ही अपने ऑफिस के गेट पर पहुँचती है, उसको अपने सामने आनंद मित्तल दिख जाते हैं। विधि उनको इग्नोर करके जाने लगती है। तभी पीछे से आनंद जी बोलते हैं, क्या बेटी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। अब जब मिल गई हो तो क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? विधि, सारी अंकल, बट मुझे अब अपने पापा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मुझे अपने पापा की ज़रूरत आज से 5-6 साल पहले थी, जब मेरे पास कोई नहीं था, तो उस टाइम पर मेरे पापा को आना चाहिए था ना, पर नहीं आए। अब आपका भी क्या फ़ायदा, अब तो मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अंकल, आप अब यहाँ से जाइए, और आपने जो भी फिल्म में पैसे लगाए हैं वह मैं आपको शाम तक वापस कर दूँगी, क्योंकि मैं पराए लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। आनंद जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती हो। और वह ऑफिस के बाहर रोड पर ही खड़े हो जाते हैं। विधि बिना कुछ बोले अपने फ्लोर से चली जाती है। जैसे अपने केबिन में एंटर करती है, उसके सामने उसके दोनों बच्चे खड़े होते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस टाइम पर स्कूल नहीं जाना है क्या तुम दोनों को? सिवी, मम्मा आप भूल गई, फिर से आज हमारा हॉलीडे है, आपको बताया था ना हम लोगों ने। विधि, ओ सॉरी बच्चा, मम्मा के पास इतना सारा काम होता है ना कि मम्मा ज़रूरी चीज़ ही भूल जाती है। तभी आस्था आकर बोलती है, पहले तू यह बता, रात भर थी कहाँ पर और हम लोग का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है तन्वी कितना ज़्यादा परेशान हो गया था तेरे लिए, पता नहीं रात भर उसने कितने चक्कर लगाए रास्तों पे ताकि तू कहीं उसे दिख जा। विधि, अच्छा बाबा, सारी गलती हो गई, ठीक है अब तो माफ़ कर दो। आस्था, माफ़ी मांगनी भी है तो तन्मय से मांग, मुझसे नहीं। विधि अपना फ़ोन उठाकर तन्मय को कॉल लगाती है। कुछ रिंग के बाद उधर से कोई कॉल उठा लेता है। विधि, हेलो तन्मय, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। सारी यार, मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है, इसलिए शायद कुछ बोल नहीं रहा है। तुझे पता है ना, जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मुझे अकेले रहने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं तुम लोगों को बिना बताए चली गई थी। आई एम सॉरी। चल अब माँ भी कर दे, बोल भी। तभी उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है और थोड़ी देर बाद कॉल ऑटोमेटिक कर जाता है। वह फ़ोन कोई और नहीं, मोनिका ने उठाया होता है, क्योंकि तब वो किसी मीटिंग में बिजी था, अपना फ़ोन केबिन में ही भूल गया था। फ़ोन काट कर मोनिका अपने मन में बोलती है, मुझे इस विधि मित्तल का तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह हमेशा हम दोनों के रास्ते में आती ही रहेगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
विधि को कुछ ऐसे एहसास होता है कि कॉल कट चुका है, तो वह एक नज़र अपने फ़ोन को देखती है, वापस रख के आस्था की तरफ देखते हुए बोलती है, लगता है वह कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया मुझसे, मुझसे बात ही नहीं की उसने। आस्था, तेरी हरकत ही ऐसी है, कोई भी तो ऐसे गुस्सा हो जाएगा तेरे से। विधि, ठीक है ठीक है, चल दफा हो यहाँ से, अब मेरा दिमाग मत खा। आस्था, हे भगवान, कितनी कमीनी दोस्त है मेरी जो मुझे ही भगा रही है। मैं तो इसके अच्छे के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे भगाने पर तुली हुई है। फिर कुछ सोचकर आस्था एक्साइटेड होकर बोलती है, विधि सुनना मुझे ना। विधि, हूँ तुझे क्या? आस्था, हुआ क्या है ना विधि, मुझे तेरे से कुछ कहना है पर कैसे कहूँ। विधि उसकी बातों से एकदम इरिटेट हो जाती है, बोलना है तो बोल, नहीं तो जा यहाँ से। आस्था, ठीक है बोल रही हूँ, गुस्सा मत हो। हुआ मुझे ना समर्थ की मूवी में उसके साथ काम करना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक बार एक्टिंग ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता है मैं भी एक अच्छी हीरोइन बन जाऊँ। विधि, और तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कहाँ से? आस्था, अरे यार मैं बस बता रही हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा सा रोल देखना यार। विधि, ठीक है देखती हूँ, लेकिन तुझे उस फिल्म में मेन लीड का रोल नहीं मिलेगा क्योंकि वह पहले ही डिसाइड हो गया है। आस्था, कोई बात नहीं, मुझे कोई छोटा मोटा रोल भी चलेगा, बस मैं उस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ मेरी एक्टिंग कैसी है, सिवाय इसमें देखने वाली क्या बात है। मैं ही आपको बता देता हूँ, आपकी एक्टिंग एकदम बेकार है। क्यों आन सीन जाके लोगों को मारना चाहती हो अपनी इतनी बकवास एक्टिंग दिखाकर? आस्था, अपनी बकवास बंद कर चुझे, मैं इतनी बुरी भी एक्टिंग नहीं करती हूँ। विधि, बस हो गया तुम दोनों का, अभी यहाँ पर प्लीज़ लड़ना चालू मत कर देना। मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तब तक आराम से रहना तुम लोग। सिवाय माँ, मैं आराम से हूँ, आप बस इन दोनों को समझा कर जाइए कि ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगी। शिवा की बातें सुनकर शिवी बोलती है, भाई आप हमेशा मुझे क्यों दोष देते हो? आप भी तो बदमाशी करते हो मुझसे कहीं ज़्यादा। बताओ मम्मा को आप कंप्यूटर पर बैठकर क्या क्या करते हो? शिवाय तुरंत शिवी के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, चुप कर जा, क्यों मरवाना चाहती है तू मुझे मम्मा के हाथों से? शिवी, फिर आप भी आराम से रहो ना, हमारे बीच क्यों आ रहे हो? मैं और मौसी कुछ भी करें, आप कुछ नहीं बोलोगे, नहीं तो मैं आपका सीक्रेट मम्मा को बता दूंगी। सिवाय ओके डन, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू भी कुछ मत बोलना। शिवी भी अपना अंगूठा उठा के ओके का साइन बना देती है। विधि, क्या हो रहा है तुम दोनों में? सिवाय शिवी दोनों एक साथ बोलती हैं, कुछ नहीं, आप जाओ मीटिंग रूम में, हम अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। विधि के जाते ही आस्था को भी कोई काम आ जाता है तो फिर वहाँ से चली जाती है। अब उस केबिन में सिवाय शिवी ही होते हैं। थोड़ी देर बाद केबिन के डोर पर नॉक होता है। शिवी अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, कमिंग। मोहित जल्दी से केबिन के अंदर जाता है तो अपने सामने दो छोटे छोटे बच्चों को पाकर एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। फिर जब वह ध्यान से दोनों को फेस को देखता है, एकदम से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। शिवाय जब देखता है कि सामने वाला इंसान घूर घूर के उन दोनों को ही देख रहा है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरकर मोहित को देखने लगता है और बोलता है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं हम दोनों को? आज के पहले क्या आपने किसी बच्चों को नहीं देखा? ऐसे देखे जा रहे हैं हम दोनों को। शिवाय की आंखें देखकर मोहित एकदम से डर जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। शिवी, क्या हुआ अंकल, आप हमसे डर क्यों रहे हो? भाई आप उन्हें घूरना बंद करो ना, अब देख रहे हो अंकल डर रहे हैं। शिवाय अपने एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल करता है और बोलता है, बोलिए क्या काम है आपको? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मोहित उन दोनों को देखते देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। शिवी शिवाय की तरफ देखकर बोलती है, भाई मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? अंकल बेहोश क्यों हो गए? शिवाय, मुझे भी नहीं पता, ऐसा यह दूसरी बार है जब कोई हमें देखकर बेहोश हुआ है। शिवी, चलो ना हम इनको उठाते हैं और पूछते हैं इनको क्या हुआ। शिवाय अपनी जगह से खड़ा होता है और पानी लेकर मोहित के चेहरे पर छिड़कता है। मोहित धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, अपने सामने उन दोनों को देखकर फिर से 1 मिनट के लिए स्वप्न में चला जाता है। शिवी उसको हिलाते हुए बोलती है, अंकल आपको क्या हुआ, आप बेहोश क्यों हो गए थे? मोहित अपने सारे ख्यालों को एक साइड करता है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोलता है, मुझे मिलना है आपकी मॉम से। शिवी, ओ मम्मा से मिलना है आपको? वह तो मीटिंग रूम में है, आपको कैसे पता हमारी मॉम कौन है? और हाँ, अगर आपने तुक्का लगाया है तो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह बात अपने तक ही रखिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा आगे चलकर। मोहित शिवाय की बातें सुनकर अपने मन में बोलता है, एक जल्लाद कम था जो उसके जैसा एक और भेज दिया आपने। मेरे भगवान, अगर फ्यूचर में दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों को कैसे झेलूंगा? हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इन दोनों को एक साथ झेल सकूं। शिवा, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मोहित हकलाते हुए बोलता, कहीं नहीं,
और तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर वहाँ से भाग जाता है। शिवी, अब क्या हुआ इनको, या ऐसे क्यों भाग गए? विधि 2 घंटे बाद मीटिंग रूम से बाहर निकलती है और निधि की तरफ मुड़ के कहती है, मिस्टर मित्तल चले गए क्या? निधि, नहीं मैम, वो अभी भी वहीं खड़े हैं। विधि अपने केबिन में जाकर ग्लास विंडो से नीचे की तरफ देखती है तो पाती है आनंद जी वहीं पर अपनी जगह पर खड़े हैं। विधि अपने मन में बोलती है, मतलब हद है, इतने बड़ी हो गई लेकिन हरकतें बच्चों वाली करनी हैं। इनको क्या लगता है ऐसे धूप में खड़े रहेंगे तो मैं मान जाऊंगी? तो इनको गलत लगता है। फिर वो अपने दोनों बच्चों की तरफ मुड़ती है। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की तुम दोनों ने? टीवी अपनी भोली सी शक्ल बनाकर बोलती है, मम्मा, आपको पता नहीं है क्या कि मैं बिल्कुल बदमाशी नहीं करती। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह सब भाई की वजह से होती है। सिवाय मॉम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ किसकी वजह से होती है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है तुम कितनी भोली हो। शिवी उसकी बातें सुनकर मुँह बना लेती है। विधि, बस बस, आप दोनों बहुत अच्छे हो। और बताओ, कोई आया यहाँ पर? शिवी, हाँ अंकल आए थे, लेकिन आपको पता है उन्होंने हमें देखते ही गिर गए और आंखें बंद कर ली। सिवाय डफर, उसे बेहोश होना बोलते हैं। विधि, ऐसा कौन था जो तुम्हें देखकर बेहोश हो गया? सिवाय, पता नहीं मॉम, मैंने पहली बार देखा आज उन्हें। विधि, ओके, आप दोनों जाकर सोफा पे बैठें, मैं देखती हूँ कौन था। और विधि अपने ऑफिस के कुछ टाइम पहले की वीडियो देखने लगती है और जैसे ही देखती है उसकी केबिन में मोहित आया था। उसके होश उड़ जाते हैं। विधि, ओ माय गॉड, अब क्या करूँ? वह जाकर रुद्र को सब बता देगा। मुझे उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। रुद्र के ऑफिस में मोहित जाकर रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है। रुद्र, क्या हुआ? तुमने वह फाइल उसे दे दी ना? मोहित, नहीं सर, वह मीटिंग रूम में थी उस टाइम, तो तुम्हें रुक के थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। मोहित, सॉरी सर, मेरे माइंड से निकल गया। फिर वह रुद्र की तरफ देखते हुए बोलता है, सर, वो मैं ये बोल रहा था कि आपने कभी सोचा है आपके बच्चे भी हो सकते हैं? रुद्र उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देखते हैं। रुद्र, बच्चे क्यों नहीं हो सकते? और इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें मेरी कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रुद्र, यह सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम देने जा रहा हूँ, उसे करो। मोहित, ओके सर, बोलिए। रुद्र अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और एक फ़ोटो उसके सामने रख देता है। तुम्हें इन दोनों के बारे में पता करना है कि स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं। मोहित जैसे फ़ोटो देखता है एकदम से हकलाने लगता है, सर, सर, ये तो वही बच्चे हैं। या बच्चे वहाँ थे। रुद्र, यह क्या मैं लगा रखा है? जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर, यह बच्चे तो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। रुद्र, क्योंकि यह मेरे बच्चे हैं इसका मतलब सर आपको अपने बच्चों के बारे में पहले से पता था। रुद्र, एक मिनट, तुम्हें भी इनके बारे में पता था? और कब से पता था? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मोहित, सॉरी सर, मुझे आज ही पता चला जब मैं विधि मैम से मिलने गया था उनके केबिन। वैसे आपकी बेटी बहुत प्यारी है, वह बोलती बहुत अच्छी है। रुद्र, आखिर बेटी किसकी है? मोहित अपने मन में, आपका एक बेटा जो बिल्कुल आपकी तरह खड़ूस है। रुद्र, कहाँ खो गए? मोहित, नहीं सर, मैं तो सोच रहा था आपको उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। रुद्र, तुम्हें क्या लगता है मैं उनके पास जाना नहीं चाहता? मोहित, फिर चलिए हम साथ चलते हैं। रुद्र, नहीं, बस इनके बारे में पता करो, यह किस स्कूल में जाते हैं, बाकी मुझे क्या करना है मैं देख लूँगा। मोहित, ओके सर। और वो वहाँ से चला जाता है। रुद्र फोटो को देखकर बोलता है, सारी मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से इतना दिन दूर रहा, बट आई प्रॉमिस हम जल्दी एक साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम ही दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो। विधि को अपने पास रखने की विधि के ऑफिस एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ विधि के केबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और केबिन लॉक करता है। विधि, कमिंग। बॉडीगार्ड अंदर जाता है और विधि को बताता है, मैम, मिस्टर मित्तल बेहोश होकर गिर गए हैं। विधि तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बोलती है, जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। और शिवाय और शिवी, आप दोनों मासी के साथ घर चले जाना, मैं जल्दी घर आऊँगी। फिर विधि आनंद जी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। फिल्म के सेट पर समर्थ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तभी वहाँ पर उसकी फिल्म की फीमेल लीड माहिरा आ जाती है और उसके सामने बैठकर, और आप कैसे हो, यहाँ पर काम करना आपको कैसा लग रहा है? समर्थ एक नज़र उसको देखता है, एक शब्द में जवाब देता है, काफ़ी अच्छा लगा। माहिरा, और मैं कैसी लगी आपको? मेरी एक्टिंग कैसी लगी? समर्थ, अच्छी है। तभी वहाँ पर आस्था आ जाती है और उन दोनों को साथ में बैठा देख एकदम से चिढ़ जाती है और उन दोनों के बीच जाके बैठ जाती है। आस्था को समर्थ से चिपक के बैठता देख माहिरा चिढ़ जाती है, और तुम कौन और यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हें पता नहीं है सेट पर ऐसे किसी का आना अलाउड नहीं है। आस्था, मैं जहाँ भी जाऊँ जा सकती हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। माहिरा, व्हाट द वेल, मेरे ही सेट पर आकर तुम मुझे ही जाने को बोल रही हो? तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली?
आस्था, तुम जिस फिल्म में काम कर रही हो ना, समझ लो वह सिर्फ मेरी है। माहिरा, व्हाट द जोक, सबको पता है विधि मित्तल की कंपनी इस फिल्म को बना रही है। आस्था, उस कंपनी के शेयर होल्डर में से एक मैं भी हूँ। माहिरा, ओह सॉरी, फिर तो आप बैठ सकती हैं। फिर अपना सारा ध्यान लगाकर समर्थ को देखते हुए बोलती है, मिस्टर समर्थ, आप आज फ्री हैं क्या? उसकी बातें सुनकर आस्था को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह घूरकर माहिरा को देखने लगती है। यह बात समर्थ नोटिस कर लेता है और वह आस्था को जलाने के लिए माहिरा से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है और बोलता है, जी माहिरा, मैं शाम को बिल्कुल इसके आगे कुछ बोलता। तभी उसकी बात बीच में ही आस्था काट देती है और बोलती है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आज आप मेरे साथ डिनर पर चलने वाले हैं। माहिरा, मतलब क्या है आपका? आस्था, मेरा मतलब यह है, आप जिससे बातें कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी मेरे साथ कमिटेड है। आई मीन आपकी भाषा में बोले तो मेरा बॉयफ्रेंड है। आस्था की बात सुन के माहिरा की बोलती बंद हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आस्था समर्थ पर बरस पड़ती है। तुम उस छिपकली के साथ बैठकर कौन सी बातें कर रहे थे समर्थ? क्यों, तुम्हें क्या करना है जानकर? आस्था, मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो। समर्थ, ओह, तो किसी को जलन सी हो रही है? आस्था, बिल्कुल नहीं। समर्थ, ओके, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? जो उसे बता दिया, अब तुम्हारी वजह से वह मुझे भाव भी नहीं देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और लड़की की बात करने की? और दोबारा से मैंने तुम्हारे अगल बगल लड़की भी देखी ना, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ही सिर फोड़ूंगी, बाद में उस लड़की का। समर्थ, पर ऐसा क्यों? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? आस्था, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कल रात से ही तुमने ही तो बोला था कि मैं गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। समर्थ, मुझे जहाँ तक याद है किसी ने बोला था प्रपोज करना पड़ता है गर्लफ्रेंड बनाने से पहले। फिर तुम आज ऐसे कैसे बन सकती हो मेरी गर्लफ्रेंड? आस्था, वो अब समझ में आया मुझे। तुम उस चिपकली के साथ डेट पर जाने का प्लान कर रहे थे और मेरे आने से तुम्हारे सारे प्लान बिगड़ गए। लेकिन समर्थ, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, कान खोलकर सुन लो। कल तुम ही आए थे मेरे पास, अब तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते हो। इसलिए आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और अब से तुम किसी भी लड़की के साथ मुझे दिख गए तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। समर्थ, यह क्या दादागिरी है? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करता। आस्था, तुम्हारे एक्सेप्ट करने और ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब से तुम मेरे हो, इतनी बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। अब गुड बॉय बनो और अपनी फिल्म पर ध्यान दो। फिर समर्थ के गालों पर एक लाइट किस करके चली जाती है। उसके जाते ही समर्थ हंसने लगता है और बोलता है, मतलब हद है इस लड़की को प्यार करना, लेकिन दादागिरी के साथ हे भगवान मेरी रक्षा करना इस लड़की से। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैम, सर की हेल्थ कंडीशन पहले से ख़राब था और बारिश में भीगने की वजह से ही और ज़्यादा बीमार हो गए हैं। इनको होश आने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि यह सर अभी कुछ टाइम पहले ही कोमा से बाहर आए हैं। विधि, वाट, क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर, जी मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। आप खुद इनकी रिपोर्ट देख लीजिए। विधि, जैसे इस रिपोर्ट को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब यह 10 सालों तक कोमा में थे, लेकिन इनको कोमा से बाहर आए हुए तो 8 साल से ज़्यादा समय हो गया। फिर इनकी हेल्थ कंडीशन इतनी बेकार कैसे है? फिर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, सब पागल मेरी लाइफ में क्यों भरे पड़े हैं? इनको अपने शरीर के बारे में अच्छे से पता था, फिर भी एक बच्चे की तरह जिद में आकर बारिश में भीगते रहे। एक बार होश में आ जाएं, फिर इनको बताती हूँ। रात के 12 बजे आनंद जी को होश आता है। उनके होश में आते ही विधि उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और डांटते हुए बोलती है, जब आपको पता था आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर पागल वाली हरकतें करने की क्या ज़रूरत है आपको? इतनी देर तक बारिश में क्यों भीगते रहे? बताने का कष्ट करेंगे मुझे। आनंद जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। मैं वहाँ अपनी बेटी के लिए खड़ा था ताकि उसको मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाए और अपने बाप को माफ़ कर। विधि, अगर आपकी बेटी आपको माफ़ करना ना चाहे तो क्या करोगे आप? आनंद जी, फिर मैं हॉस्पिटल से जाकर वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर कल बेहोश होकर गिर जाऊंगा और हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो जाऊंगा। फिर कुछ होगा तो हॉस्पिटल आऊँगा, यहीं करता रहूँगा जब तक वह मान नहीं जाती। विधि, अब आप बूढ़े हो गए, आपको इतना ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। आनंद जी, जब तुम्हें पता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तुम्हें भी जिद नहीं करना चाहिए और मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। विधि, मुझे एक टाइम पर आपकी बहुत ज़रूरत थी, पर आप मेरे पास नहीं थे, लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो आप आ गए और बोलते हैं मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ। उस टाइम पर आप कहाँ थे जब माम हॉस्पिटल में थी? आप होते तो शायद उन्हें बचा लेते। बोलिए कहाँ थे आप? आनंद जी, पता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? विधि, क्या है वह? आनंद जी, यहीं कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करता तो आज हम तीनों एक साथ रह रहे होते।
अगर मैं उस दिन गुस्से से घर से नहीं निकलता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और शायद हमारी लाइफ अलग होती। सारी गलती मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि नम्रता की आखिरी निशानी तुम ही हो और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। अपना बाप मत मानना मुझे, लेकिन थोड़ी सी तो जगह अपनी लाइफ में मुझे दे ही सकती हो। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 14। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।